buddies, do not forget to take the screenshot. The time given was to take the screenshot. Fine. ये मेरा सेकेंड वीडियो है ऑन द लेसन नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, राइट। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू द चैनल बायोलॉजी विद मनीरा मैम, टाइप कीजिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और वीडियो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस का, राइट। अभी हम यहाँ पर आएंगे इवोल्यूशन और स्टडी करेंगे कुछ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, राइट। इवोल्यूशन मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड रीफॉर्मेशन ऑफ इट, है ना। द लाइफ स्टार्टेड विद ऑल दोज बिग बैंग थ्योरी। आपने पढ़ा है 9th ग्रेड में, हमने पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी से लाइफ इट स्टार्टेड एज अ प्रोटोप्लाज्म, speck of protoplasm in the water surface, and then through years, through hundreds of years, life has taken the form that it is today, right, with different classifications of hundreds and thousands of flora and fauna, right, and microorganisms also. तो ये थी इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन के लिए भी बहुत सारी थ्योरीज दी हुई है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी है इवोल्यूशन के लिए, राइट। हम अब एविडेंसेस कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा इतने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, राइट। तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, who has evolved first, who is following the evolution, right, कौन यंग है, कौन पहले का फॉर्म्ड क्रीचर है, हमें कैसे पता चलेगा? How have scientists collected the information? The information displayed to us is very good placed in a list, right? ये information हमें आई कैसे? साइंटिस्ट ने कौन से तर्क वितर्क यूज किए जिसकी वजह से हमें इवोल्यूशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिली है? इन्हें हम कहेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस का मतलब है सुराग। इवोल्यूशन के कौन कौन से सुराग हमें मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है अपीयरेंस, राइट। तो हम दिखने वाले, राइट, लाइक आप देखो लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, कैट, correct? They look same, more or less same, right? हम कह सकते हैं सेम। उससे भी पहले हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट और एनिमल में, राइट। 2 eyes, 2 ears, nose, hands, leg, body, right, hair, cover, skin, etc. Animal like flower, fruit, leaf, appearance में प्लांट, राइट। प्लांट एंड एनिमल को हम अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली पहचान सकते हैं। एक एक फैमिली ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम लोग मॉर्फोलॉजिकली, राइट, लाइक हम अगर वुल्फ को देखेंगे, वुल्फ, हाइना, फॉक्स, डॉग, जिकॉल, है ना, हम इन्हें कहेंगे कि ये लोग ऑलमोस्ट सेम है, सेम दिखते हैं, करेक्ट। तब हम मॉर्फोलॉजिकली यानी बाय अपीयरेंस भी ऑर्गेनिजम्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है हैंड्स ऑफ डिफरेंट क्रीचर्स, है ना। हैंड ऑफ अ मैन, 4 leg of a bull, 4 leg of a monkey, bat and a fin of a whale, wing of a bat, fin of a whale। अगर हम उन्हें एनाटॉमिकली देखेंगे, एनाटॉमिकल मीन्स इनसाइड, एनाटॉमिकल मीन्स इनसाइड। तो आप अगर उनकी इनसाइड में जाके उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके बॉडी की बनावट को अगर आप देखोगे तब आप इसे कहते हो एनाटॉमिकल एविडेंस। तो भले वो ह्यूमन का एक हाथ हो, या वो वेल का फिन हो, या वो बैट का विंग हो, कहने में 3 अलग अलग चीज़ें हैं। एक बुल का 4 leg है, राइट, अलग अलग चीज़ें हैं ये चारों, लेकिन बनावट इनकी एक ही है। दैट शोज कि ये चारों जो है एक कॉमन
एंसेस्टर से आ रहे हैं। तो एनाटॉमिकली भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं एनिमल्स को उनकी अंदरूनी बनावट से। दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल एविडेंस। समझ में आया? राइट। देन कम्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिजियल? वेस्टिजियल का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जो अब हमारी बॉडी में काम के नहीं है, लेकिन ये ऑर्गन्स साबित करते हैं, ये ऑर्गन्स हमारे एंसेस्टर्स में है, पिछले एनिमल्स में कहीं ना कहीं है। तो ये ऑर्गन्स लिंक करते हैं कि पहले वो क्रीचर्स थे इवोल्यूशन में और उनके बाद दूसरे इवोल्यूशन में इवॉल्व्ड क्रीचर्स आए हैं। जैसे कि हम कहाँ से आए हैं? ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना हमारा एनिमल ओरिजिन, ये ईयर पिन्ना हमारा एनिमल ओरिजिन को जस्टिफाई करता है। बच्चा समझ में आया आप लोगों के? राइट। हमें किस तरीके से ईयर पिन्ना, अभी हमारा ईयर पिन्ना बहुत स्मॉल है, बट एनिमल्स में हम देखेंगे एनिमल्स लाइक रैबिट, एलिफेंट, ईयर पिन्ना बड़े हैं because they need it. Our ears, human ear is a complex, highly developed organ. That is why अब हमारा ear पिन्ना का काम कम हो गया, वो अब एक वेस्टिजियल कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर बन के रह गया है। ठीक है। अपेंडिक्स, हमारी बॉडी में अपेंडिक्स कहाँ है? आपको डायग्राम में है बुक के अंदर कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन के खत्म होने पर और लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू होने के बीच में एक छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम अपेंडिक्स कहते हैं। करेक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम अपेंडिक्स कहते हैं। और साथ ही साथ ये अपेंडिक्स का काम क्या है? ये अपेंडिक्स का काम है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट ये अपेंडिक्स किन ऑर्गेनिजम्स में करेगा? वो एनिमल्स में जो प्लांट्स को खाते हैं। करेक्ट। तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स में काफी कामगार है। करेक्ट। ये काफी कामगार है वेस्टिजियल, और लेकिन हमारे यहाँ पर ये वेस्टिजियल है। व्हाई? बिकॉज नाउ वी ईट कुक्ड फूड, वी डोंट नीड इट टू बी we don't need it to be digested cellulose. Tailbone. Tail are needed by animals for their various activities, but in humans we are tailless creatures, but bone तो है। So these bones have segregated, they have joined together, है ना, to become cocci region of the vertebral column. ठीक है। The next is wisdom teeth. Wisdom teeth is the last four set of teeth. The last four set of teeth जो हमारे 20 years की एज के बाद आती हैं, हम इन्हें wisdom teeth कहते हैं। Right? Wisdom teeth का lower organisms में काम है because these organisms need to chew their food hard. हम already cooked food खाते हैं, wisdom teeth का हमें कोई काम नहीं है। Right? लास्ट सेट ऑफ मोलार टीथ जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, अब हमें इसका कोई काम नहीं है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ये बन गए वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है। लेकिन अगर हम इन ऑर्गन्स को देखें तो ये हमें पिछले क्रीचर्स से जस्टिफाई करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दीज क्रीचर्स। करेक्ट है? समझा? नेक्स्ट इज paleontological. What is paleontology? Paleontology means study of fossils. Paleontology means study of fossils. जब हम ये fossils की study करते हैं और इनकी कार्बन डेटिंग करते हैं, then we come to know इनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की जब हम स्टडी करते हैं, हम इन्हें प्रेजेंट एनिमल्स के साथ जोड़ सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि ये फॉसिल्स के प्रेजेंट फॉर्म इवॉल्व्ड एनिमल्स कौन है, या हम इवॉल्व्ड क्रीचर्स से
इनको जोड़ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये जो फॉसिल्स हैं ये किनके एंसेस्टर्स हैं। जैसे जब हमने डायनासोर्स की स्टडी की तो हमने पता किया कि भी डायनासोर्स कौन है, रेप्टाइल्स। दे वर बिग लिजर्ड्स, करेक्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या है ना, कनेक्टिंग लिंक यानी क्या, संकली है ना, जो ज्वाइन करते हैं, कनेक्टिंग जो ज्वाइन करते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे ग्रुप को। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्थ्रोपोडा पहले है, उसके बाद मॉलस्का है, या पहले पॉरीफेरा है, उसके बाद सिलेंट्राटा है, या पहले फिश है, उसके बाद एम्फीबिया है, उसके बाद रेप्टिलिया है, उसके बाद एग्स है, उसके बाद मैमल है। कैसे हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे? या हम कहेंगे कि पहले थैलोफाइटा है, उसके बाद ब्रायोफाइटा है, उसके बाद टेरिडोफाइटा है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स है या एंजियोस्पर्म्स, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स है। हाउ हैव वी क्लासिफाइड देम? तो इसका आंसर हमें कनेक्टिंग लिंक्स देते हैं। कुछ क्रीचर्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ गुण जो है वो ऊपर के ऑर्गेनिज्म के भी हैं और कुछ गुण इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म के भी हैं। इससे वो साबित करते हैं कि ये जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पिछले वाले हैं और इनका इवॉल्व्ड फॉर्म अब नया ये ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि प्लैटिपस याद है आप लोग को? फिनियस एंड फर्ब के कार्टून में आता है प्लैटिपस, राइट, जो सीक्रेट एजेंट होता है, राइट, और हमेशा फर्ब कहता है हे वेयर इज प्लैटी, याद आया आपको? ठीक है, तो ये प्लैटिपस किसका कनेक्टिंग लिंक है? प्लैटिपस की बॉडी पे फर है, हेयर है, करेक्ट। इट फीड Next we go on to Darwinism. Darwin's theory of natural selection. Charles Darwin is known as the father of evolution. उन्होंने एक किताब लिखी The Origin of Species और इसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात किया है। उन्होंने क्या कहा कि जो फिट है फॉर सर्वाइवल वही आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इन्हें नेचर सिलेक्ट करता है। कौन फिट है, कौन रहेगा, किसे एक्सटिंक्ट हो जाना है ना। जैसे कि हम कहेंगे डोडो एक्सटिंक्ट हो गई, आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, राइट। तो नेचर सिलेक्ट्स हु विल एग्जिस्ट, हु विल लीव द अर्थ, राइट। नेक्स्ट थ्योरी इज Lamarckism. Lamarckism is the theory of acquired inheritance given by Lamarck. Lamarck ने ऐसे कहा, Lamarckism में Lamarck ने क्या कहा? Lamarck ने कहा कि कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स जो हम हमारी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो फीचर्स अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है वो भी इनहेरिट होके ऑफस्प्रिंग में जाती है, प्रोजेनी में जाती है, करेक्ट। बट लमार्किज्म के इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, लमार्क ने कहा कि हम जो एक्वायर करते हैं या एक ऑर्गेनिज्म जो एक्वायर कर रहा है, जो टेक्निक्स, जो लाइफस्टाइल वो अपनी लाइफ में एक्वायर कर रहा है, ये उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती है। तो इसीलिए कहा गया लमार्किज्म को एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। लेकिन अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जहां मैंने हेरिडिटी को डिफाइन किया था, तब मैंने क्या कहा था? व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वाया जीन्स, करेक्ट। तो अब अगर एक लाइफ टाइम में एक ऑर्गेनिज्म ने कुछ एक्वायर किया है तो हाउ डू इट ट्रांसमिट टू द ऑफस्प्रिंग्स? क्योंकि वो जीन्स में तो नहीं है कैरेक्टर। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक पेंटिंग सीखी और मैं बहुत अच्छी वेल नोन पेंटर बन जाती हूँ, बहुत ही एक अच्छा आर्टिस्ट मैं बन जाती हूँ। तो ये जो फीचर है ये मैंने एक्वायर किया बिकॉज आई लव पेंटिंग, ठीक है।
अब ये जो मेरा एक्वायर्ड कैरेक्टर है, व्हाई डू यू से कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन बाय जनरेशन आएगा, इनमें भी पेंटर्स, ऑल शुड बी born पेंटर्स या सम ऑफ देम शुड बी born पेंटर्स because I am a very good painter? Not possible, right? Hence Lamarckism was disapproved, and it was found that this is a null and void theory, right? Because कोई भी characters जो है वो genes के द्वारा ही offspring में जाएंगे, ना कि acquire होकर जाएंगे, ठीक है? Like for example, बुक में आपकी जिराफ का एग्जाम्पल दिया है, राइट? आपकी बुक में जिराफ के लिए कहा गया है कि क्योंकि जिराफ कोमल पत्तियां, पेड़ों की कोमल पत्तियां खाते हैं, तो पहले जब पेड़ों का साइज छोटा था तो जिराफ का साइज छोटा था। जैसे जैसे पेड़ की साइज बढ़ती गई, जिराफ की गर्दन बढ़ती गई, करेक्ट? और इस बढ़ती गर्दन में अब एट प्रेजेंट जिराफ हमको एक बहुत ही लंबा सा नेक वाला प्राणी मिलता है। बट क्या हम कहेंगे कि ये सही चीज़ है? क्या सही में जिराफ का ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर था ये इनहेरिट हुआ है? नो, राइट? बिकॉज इनहेरिटेंस तो जीन्स के द्वारा आती है, ना कि लाइफ लॉन्ग सीखने के द्वारा आती है, करेक्ट? सो दिस फिनिशेस लेसन नंबर 1, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, राइट? Keep watching my channel, subscribe and keep watching my channel for further videos on Science 2, Science 1 and on Social Science for Maharashtra State Board. Good luck.